Welcome to your YouTube channel Rajasthan GK by AI. Students, जरा इमेजिन कीजिए आप लोग एक किले के अंदर दुश्मन सेना से घिरे हुए हैं। हाँ, और बाहर से लगातार बमबारी हो रही है और किले के अंदर अचानक से आपका गोला बारूद पूरी तरह खत्म हो जाता है। ऐसे में एक आम शहर क्या करेगा? सरेंडर, राइट? बिल्कुल नहीं। चूरू नाम के एक शहर में वहां के आम लोगों ने अपनी खुद की पर्सनल चांदी तोपों में डाल दी। एग्जैक्टली उन्होंने अपने गहने पिघला दिए ताकि दुश्मन पर चांदी के गोले दागे जा सकें। ये किसी मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारी हिस्ट्री की एक ऑथेंटिक घटना है। क्या बात है। तो आज का ये सेशन ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और एक्सट्रीम ब्रेवरी की स्टोरी से भरा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल, और ये सभी पॉइंट्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स के रूप में नहीं समझेंगे, जो उसके पीछे के वाई और हाउ को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज का सिलेबस यानी कंटेंट्स और व्हाट विल बी कवर्ड का सेक्शन क्लियर कर लेते हैं। हाँ, आप लोग अपने नोट्स में इन टॉपिक्स को सीक्वेंशियली मार्क कर लीजिए। नंबर 1 पर हम चलेंगे चित्तौड़गढ़ के भैंसरोगढ़ किले में। सही कहा। नंबर 2 पर भिलवाड़ा के मेंडलगढ़ किले की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री आएगी। फिर नंबर 3 पर बयाना भरतपुर का विजय मंदिर किला। और नंबर 4 पर बारन का शेरगढ़, जिसे कोशवर्धन भी कहते हैं। फिर नंबर 5 पर बाड़मेर के एक्सट्रीम डेजर्ट में स्थित सिवाना का किला। उसके बाद नंबर 6 पर जयपुर का फेमस एम्बर का किला। और आखिर में नंबर 7 पर वही चूरू का किला, जिसकी कहानी मैंने अभी स्टार्ट में बताई। ये आज के हमारे कंटेंट्स रहेंगे, एक सीक्वेंशियली डिटेल्ड डिस्कशन के रूप में। और सभी लर्नर्स ध्यान दें कि हमारा ये सफर रिवर्स से बचे वाटर फोर्ट्स से शुरू होगा। राइट। फिर हाई माउंटेन पीक्स और 8वीं सदी के ट्रेड हब से होते हुए तपती रेत के डेजर्ट रेफ्यूजेस तक जाएगा। एक भी डिटेल स्किप मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हर किला एक स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को दर्शाता है। तो हमारे आज के पहले स्टॉप पर आते हैं भैंसरोगढ़ का किला, जो चित्तौड़गढ़ में है। अगर इसकी ज्योग्राफी देखें तो ये आरावली माउंटेन रेंज की वैली में चंबल और बामनी नदियों के बिल्कुल संगम पर स्थित है। हाँ, और क्योंकि ये नदियों से घिरा है, ये एक जल दुर्ग यानी वाटर फोर्ट की कैटेगरी में आता है। हालांकि अब ये मोस्टली खंडहर में बदल चुका है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात क्या है पता है? कर्नल जेम्स टॉड की हिस्ट्री के मुताबिक इस किले को किसी राजा महाराजा ने बनवाया ही नहीं था। वेट, सच में? तो फिर इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण 2 व्यापारियों ने करवाया था। एक थे भैंसा शाह और दूसरे रोड़ा बंजारा। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड इकोनॉमिक रीजन रहा होगा। मिडीवल टाइम्स में जब व्यापारियों के कारवां इन वैली से गुजरते थे तो उन्हें लूटपाट का बड़ा खतरा रहता था। एग्जैक्टली। तो अपनी ट्रेडिंग लाइन को सिक्योर करने के लिए भैंसा शाह और रोड़ा बंजारा ने एक सिक्योर बेस बनाने के लिए इस किले का निर्माण किया। हिस्ट्री में ये किला ज्यादातर मेवाड़ राज्य के कंट्रोल में ही रहा है, लेकिन एक बहुत फैसिनेटिंग इवेंट तब हुआ जब मराठास की विशाल सेना ने इस पर घेरा डाला था। हाँ, मराठास जो समय अपने पीक पर थे, उन्हें वहां के लोकल आदिवासियों ने इतना फियर्स प्रतिरोध दिया, इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस था कि मराठास को अपना घेरा उठाकर पीछे हटना पड़ा। कमाल की बात है। यानी किसी रॉयल आर्मी ने नहीं, बल्कि वहां की लोकल आदिवासी वर्कफोर्स ने उस टेकओवर को बुरी तरह फेल कर दिया। बिल्कुल। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मिडीवल एरा का एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स था, जिसे बिजनेसमैन ने अपनी सप्लाई चेन प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया। सही एग्जाम्पल दिया आपने। खैर, भैंसरोगढ़ रिलाई करता था रिवर्स पर। हाँ। पर जहां नदियां नहीं होती, वहां लोग नेचुरली ऊपर पहाड़ों की तरफ देखते हैं। यही हमारा अगला टॉपिक है। नंबर 2, मंडलगढ़ का किला, जो भीलवाड़ा में है। मंडलगढ़ इसेंशली एक गिरी दुर्ग है, यानी एक माउंटेन फोर्ट। ये भीलवाड़ा से लगभग 52 किलोमीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में अरावली के 615 मीटर्स ऊंची चोटी पर बना है। और इसकी वास्टनेस का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही लगभग 800 मीटर्स हैं। एक बेहद स्ट्रॉन्ग पारकोट यानी दीवार से ये घिरा हुआ है। हाँ, जो ईस्ट में काफी ऊंची हैं और नॉर्थ में थोड़ी नीची हैं। इसके ठीक नॉर्थ साइड में बिजासन माता का पहाड़ है, और उस पहाड़ की चढ़ाई को लोकल भाषा में नख्थिया का चौपट कहा जाता है। क्या यूनिक नाम है। और इस मैसिव स्ट्रक्चर में एंट्री के लिए 7 मेन गेट्स हैं। उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में 2 छोटे इमरजेंसी गेट्स भी हैं, जिन्हें बरी कहते हैं। पर इस किले के नाम पर हिस्टोरियंस में बड़ा मतभेद देखा गया है। कवि राजा श्यामल दास जी ने अपनी फेमस किताब वीर विनोद में क्या लिखा है?
उन्होंने लिखा है कि इस किले का नाम एक मांदिया नाम के भील पर रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि किले का आकार एक बोल या कटोरी जैसा है, जिसे संस्कृत में मंडलाकृति या मंडलाकार कहते हैं। ओझा जी अपने इस पॉइंट को एक हिस्टोरिकल प्रूफ यानी श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से सपोर्ट करते हैं। राइट, जहां इसके गोलाई में होने का जिक्र है। पर चाहे नाम कैसे भी पड़ा हो, श्यामादास और ओझा दोनों इस बात पर सहमत हैं कि इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। अब यहाँ से सभी स्टूडेंट्स को पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मंडलगढ़ की टाइमलाइन लिटरली किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। तराइन के सेकेंड बैटल के बाद इस पर मुस्लिम अधिकार हो गया। फिर जब अलाउद्दीन खलजी की डेथ हुई और दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी, तब बनावदे के हाड़ा देवी सिंह ने इस पर कब्जा किया। और उसके बाद मेवाड़ के महाराणा खेत सिंह आए, जिनका पीरियड 1364 से 1382 एडी था। उन्होंने हाड़ाओं से ये किला छीन लिया। यहाँ बात रुकती नहीं है। 1396 एडी में गुजरात के मुजफ्फर शाह ने इस पर कुछ वक्त के लिए अधिकार जमा लिया, पर हाड़ाओं ने फिर इसे वापस ले लिया। उसके बाद 1439 एडी के राणकपुर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि राणा कुंभा ने मंडलगढ़ को विजय किया था। और राणा कुंभा के शासनकाल में, जो 1433 से 1468 एडी तक था, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खलजी दोनों ने इस पर कैप्चर करने की नाकाम कोशिश की। एक मिनट रुकिए प्लीज। 1364, फिर 1396, फिर 1439, फिर हदा, फिर मेवाड़, फिर गुजरात। मेरा ही दिमाग घूम रहा है, तो लर्नर्स को कैसे याद रहेगा? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है। मतलब एक आम इंसान का किराए का घर इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी बार इस किले की कीज बदली हैं। ऐसा क्या था इस किले में कि हर कोई इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था? ये समझना सबसे जरूरी है। सिर्फ डेट्स मत रटिए, इसके पीछे का लॉजिक समझिए आप लोग। मंडलगढ़ एक सिंपल किला नहीं था, बल्कि ये मेवाड़, मालवा, गुजरात और दिल्ली के ठीक बीच में एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन था। ओह अच्छा, ये एक चेक पोस्ट जैसा था, राइट? जो मंडलगढ़ कंट्रोल करता, वो इन चारों स्टेट्स के बॉर्डर्स और ट्रेड रूट्स पर नजर रख सकता था। एग्जैक्टली। इसी चक्कर में आगे चल के 1567 एडी में चित्तौड़गढ़ पर अटैक करने से पहले अकबर ने मांडलगढ़ पर कब्जा किया, ताकि एक मिलिट्री बेस बन सके। और फिर 1576 एडी में हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह ने भी यही रुककर अपनी फाइनल तैयारियां की थी। बिल्कुल। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने इसे वापस लेने की ट्राई की, पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर 1654 एडी में शाहजहां ने इसे किशनगढ़ के रूप सिंह को सौंप दिया। और फिर 1658 एडी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने रूप सिंह के किलेदार राघवदास को हराकर इस पर वापस अपना परचम लहरा दिया। कहानी अभी भी बाकी है। हाँ, 1679 एडी में औरंगजेब का कंट्रोल आया। 1700 एडी में ये पिसांगन के राठौड़ सरदार जुझार सिंह के पास गया। फिर 1706 एडी में महाराणा अमर सिंह सेकंड ने इस पर वापस अधिकार किया। उसके बाद महाराणा जगत सिंह सेकंड, जिनका टाइम 1734 से 1751 एडी था, उन्होंने इसे शाहपुरा के उमेद सिंह को दिया, जिसे 1769 एडी तक यहाँ शाहपुरा का रूल रहा। और एंड में महाराणा अमी सिंह सेकंड ने, जो 1761 से 1773 एडी तक थे, मेहता अगरचंद को यहाँ का किलेदार नियुक्त किया। फ्यू, व्हाट अ टाइमलाइन। सच में। और इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओनरशिप का असर इसके आर्किटेक्चर पर क्लियरली दिखता है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम शैली का ब्लेंड मिलता है। हाँ, महलों की बात करें तो यहाँ राठौर, राम सिंह, राजा रूप सिंह, मोरध्वज और किलेदार मेहता जी के महल हैं। उसके अलावा कचहरी भवन, तोपखाना और लाल गुरुजी का बड़ा जैसे स्पॉट्स हैं। टेम्पल्स की लिस्ट भी यहाँ काफी लंबी है। बिल्कुल। चार भुजा मंदिर, उंदेश्वर मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, रघुनाथ द्वारा और ऋषभ देव जैन मंदिर यहाँ दर्शनीय हैं। और पानी की सप्लाई के लिए यहाँ सागर, सागरीश्वर और देव सागर नामक जलाशय हैं। चलिए अब हम एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जो पूरे नॉर्थ साउथ ट्रेड की लाइफलाइन थी। बयाना भरतपुर में स्थित विजय मंदिर का किला। ये दिल्ली मुंबई रेल रूट पर एक 826 मीटर लंबी और 250 मीटर चौड़ी पहाड़ी पर बना है। एंटीक्विटी की बात करें तो इस किले के कई प्राचीन नाम रहे हैं, जैसे शोणितपुर, श्रीप्रस्था, श्रीस्पथ, संतपुर और रामगढ़। माना जाता है कि यादव किंग विजयपाल ने 1040 एडी के लगभग एक एंशिएंट साइट पर इस किले को बनवाया था। और इसकी एंटीक्विटी सच में बहुत पुरानी है। 307 एडी में जब समुद्रगुप्त ने यहाँ अधिकार किया था,
तब के गोल्ड कॉइन्स यहाँ नांगला नाम की जगह से मिले हैं। और सभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को स्पेशली हाईलाइट करें प्लीज। राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ यानी भीमलात यही बयाना में है, जिसे 363 एडी में राजा विष्णुवर्धन पुंडरिक ने बनवाया था। सही कहा। इसके बाद 6th सेंचुरी में यहाँ पहले हुन इन्वेडर मिहिर कुलाका और फिर हर्षवर्धन का कंट्रोल रहा। गुर्जरा प्रतिहारा काल की बात करें तो 956 एडी में रानी चित्रलेखा ने यहाँ ऊषा मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में 1224 एडी में इल्तुतमिश ने मस्जिद में तब्दील कर दिया था। यहाँ के रूलर्स की एक लॉन्ग चेन रही है। राष्ट्रकूटा शासक इंद्रा III, फिर मथुरा के यादव्स, उसके बाद गजनी के अबू बकर और मोहम्मद घौरी, और फिर दिल्ली सल्तनत। फिर पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर आया। खानवा से पहले राणा सांगा का कंट्रोल था। खानवा के बाद वापस मुगल्स आया। उसके बाद शेर शाह सूरी और उसके सक्सेसर्स, फिर 1557 एडी में अकबर, और आगे चलकर जाटों का अधिकार यहाँ स्थापित हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज थी जिसने बयाना को ग्लोबली फेमस बनाया, और वो था उनका इकोनॉमी मॉडल। आप नील की फार्मिंग की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। मिडीवल टाइम्स में बयाना हाई क्वालिटी नील यानी इंडिगो फार्मिंग का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हब था। 1618 एडी में एक डच ट्रैवलर आए थे, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। उन्होंने स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट किया था इस ट्रेड को। वाओ! मतलब स्टूडेंट्स अगर बयाना को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये एंशिएंट इंडिया का स्वेज कनाल था। एग्जैक्टली एक ग्लोबल कॉर्पोरेट ट्रेडिंग हब, जहां से गुजरने का मतलब था इमेंस वेल्थ, और उस वेल्थ का सीधा असर यहाँ की ग्रैंड बिल्डिंग्स पर दिखता है। किले में हिंदू आर्किटेक्चर की झलक उषा मंदिर में दिखती है, जिसे बाद में 18वीं सदी में जाटों ने वापस मंदिर का रूप दे दिया था। उसके अलावा भीमलाट और पलेशियर गिल्डिंग्स भी हैं। वही मुस्लिम आर्किटेक्चर के निशान हमें इब्राहिम लोदी की बनवाई हुई लोदी मीनार, बारादरी, सराय सादुल्ला अकबरी छतरी और जहांगीरी दरवाजे में नजर आते हैं। तो जहां इतनी वेल्थ होगी वहां प्रोटेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी ही, और यही हमें हमारे अगले किले की तरफ ले जाता है, बारान का शेरगढ़, जिसे कोशवर्धन का किला भी कहा जाता है। यह बारान से लगभग 65 किलोमीटर दूर अतरू तहसील में परवान नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है। इस किले का मूल नाम कोशवर्धन ही था, लेकिन जब शेर शाह सूरी ने 1542 एडी में मालवा कैंपेन किया तो उसने इस किले पर अधिकार कर लिया। उसने इसकी पुरानी दीवारों की मरम्मत करवाई, इसे प्रॉपरली एक सैनिक छावनी यानी मिलिट्री कैंटोनमेंट में कन्वर्ट किया और इसका नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया। इसकी रूट्स पोस्ट मौर्यन काल तक जाती हैं। 9th सेंचुरी में यहाँ नागा वंशीज का शासन था, जो शायद मेवाड़ के गुहिलास के अधीन थे। फिर 10th और 11th सेंचुरी में यहाँ धार के परमार्स का कंट्रोल रहा। इस बात का सॉलिड हिस्टोरिकल प्रूफ यहाँ के लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिलालेखों में मिलता है। परमार्स के बाद यहाँ की कंट्रोल खींची चौहान्स के पास गई, फिर दिल्ली और मालवा के सुल्तान्स, फिर सूरी और फिर मुगल्स के पास। आगे चलकर मुगल एम्परर फारुखसियार ने ये किला कोटा के महाराव भीम सिंह फर्स्ट को दिया, जिनका पीरियड 1707 से 1720 एडी था। भीम सिंह ने इस किले का नाम बदलकर बारसाना रख दिया। उसके बाद झाला जालिम सिंह ने भी यहाँ अपनी एक हवेली बनवाई। लेकिन एक कहानी जो इस किले से जुड़ी है, आमिर खान पिंडारी वाली। ओह हाँ, वेट, क्या वो वाकई सच है? हाँ बिल्कुल, इतिहास में यह घटना अत्यंत प्रसिद्ध है। आमिर खान पिंडारी और झाला जालिम सिंह पगड़ी बदल भाई थे। राजपूताना के इतिहास में पगड़ी बदलना एक आम दोस्ती नहीं, बल्कि खून के रिश्ते से भी बढ़कर एक कमिटमेंट माना जाता था। वाह! जब आमिर खान पिंडारी के ऊपर भारी संकट आया, तब झाला जालिम सिंह ने पगड़ी बदल भाई का फर्ज निभाते हुए अपना ये पूरा किला आमिर खान और उसके परिवार को शरण के लिए सौंप दिया था। ये फैक्ट अपने आप में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, राइट? एक ऐसे दौर में जहां भाई भाई को मारकर तख्त छीन रहा था, वहां सिर्फ एक पगड़ी बदल फ्रेंडशिप के लिए पूरा फोर्टिफाइड मिलिट्री बेस हैंडओवर कर देना। दैट इज सम नेक्स्ट लेवल लॉयल्टी। सच में आर्किटेक्चर की बात करें तो मिलिट्री बेस होने के नाते इसकी वॉल्स दोहरी और मोटी हैं, जिन्हें डबल थिक वॉल्स और विशाल बुर्ज कहा जाता है। ईडी दरवाजा है। यहाँ अंदर कई हवेलियां थीं, जैसे पटन वालों की हवेली, आमिर खान और उसकी बेगमों की हवेलियां, और ब्राह्मणों के रामद्वारे। हालांकि ब्रह्मपुरी वाला हिस्सा अब नष्ट हो चुका है। मंदिरों में यहाँ लक्ष्मीनाथ, त्रिमूर्ति, जैन मंदिर,
कल्याण राय जी का मंदिर, गोपाल मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और जोहरा बोहरा मंदिर जैसे अनंत मंदिर आज भी खड़े हैं। दोस्ती और सैक्रिफाइस की इस स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए हम अपने 5वें फोर्ट पर आते हैं, जिसने सैक्रिफाइस और सर्वाइवल का एक्सट्रीम देखा है, बाड़मेर का सिवाना किला। इसे लगभग 954 एडी में वीर नारायण परमार ने बनवाया था। इस किले की पहाड़ी पर कुमट नाम की झाड़ी बहुतायत में पाई जाती है, इसलिए इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग ध्यान दें कि ये किला 4 कैटेगरीज में फिट बैठता है: धनवन, गिरी, एरन और परिधि दुर्ग। ये मूल रूप से जालोर के चौहानों के लिए एक सहायक किले के रूप में फंक्शन करता था। शिवाना का पार्ट 1 हिस्ट्री बहुत ही इंटेंस है। परमार्स के बाद जब जालोर चौहान यहाँ आए, तब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम यहाँ सीतल देव का शासन था, जो कान्हड़ देव के भतीजे थे। 1305 एडी में सीतल देव ने खलजी की आर्मी को हरा दिया। उसके बाद 1310 एडी में खलजी खुद एक मैसिव आर्मी लेकर यहाँ आया, लेकिन खलजी फिर भी किला नहीं भेद पा रहा था। तो उसने क्या किया? एक इंटरनल ट्रेटर भायला पवार के जरिए किले का मेन ड्रिंकिंग वाटर सोर्स भांडला तालाब गोमांस डालकर पल्यूट करवा दिया। बड़ा ही क्रूअल मूव था। डेजर्ट फोर्ट के लिए पानी जिंदगी होता है। जब पानी ही अपवित्र हो गया तो किले के अंदर जौहर और साका करना पड़ा। ये सिवाना का पहला साका था, जहां सीतल देव के नेतृत्व में सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। जीत के बाद खलजी ने इसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया था। इसका हिस्ट्री पार्ट 2 राठौर लीनियज से जुड़ा है। 1538 एडी में जोधपुर के राव मालदेव ने इसे डुंगारसी से छीना और इसका परकोटा आगे बनवाया। जब 1544 एडी में बैटल ऑफ सूमल हुई, तो राव मालदेव यहीं आकर छिपे थे। फिर राव चंद्रसेन ने भी जोधपुर छोड़ने के बाद सिवाना को ही मुगल्स के खिलाफ अपना सेंटर बनाया। 1575 एडी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने यहाँ कब्जा किया। बाद में अकबर ने यह किला राव मालदेव के बेटे रायमाल को सौंपा। उनके बाद कल्ला, जिन्हें कल्यादास रायमालौट कहते हैं, यहाँ के स्वामी बने। लेकिन कल्ला ने अकबर की मर्जी के खिलाफ काम किया, तो अकबर ने गुस्से में आकर जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को शाही सेना के साथ अटैक करने भेजा। तब सिवाना का दूसरा साका हुआ। कल्ला रायमालौट भीषण युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और कल्ला की पत्नी हाडी रानी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। आखिरकार 1589 एडी के आसपास ये किला वापस जोधपुर के कंट्रोल में गया। आज भी इस किले में कल्ला रेमालौत का थाड़ा, महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट और हल्देश्वर महादेव का मंदिर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इस किले को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी यानी इमरजेंसी कैपिटल कहा जाता था। इसे समझने के लिए मॉडर्न टेक टर्म्स यूज करें तो सिवाना वाज बेसिकली द क्लाउड बैकअप फॉर मारवाड़्स रूलर्स। क्लाउड बैकअप सही एनालॉजी है। हाँ, जब उनका मेन सर्वर यानी जोधपुर डाउन हो जाता था, चाहे वो मालदेव के टाइम हो या चंद्रसेन के टाइम, तो वो सिवाना आते और अपना किंगडम वापस इस बैकअप से रिस्टोर करते थे। वेरी पावरफुल मैकेनिज्म सच में। खैर, डेजर्ट के इस हार्श सर्वाइवल सिनेरियो से निकलकर लेट्स लुक एट अ टोटली डिफरेंट अप्रोच टू डिफेंस। जयपुर का अंबर का किला। अंबर का किला जयपुर सिटी से करीब 11 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक पहाड़ी ढलान पर है। यहाँ प्रारंभ में मीना जनजाति का अधिकार था। पर 1036 एडी में कछवाहा शासक काकिलदेव ने इसे छीनकर अपनी राजधानी बनाया। हालांकि यहाँ लगातार निर्माण हुआ, पर सबसे मेजर और सुंदर काम मानसिंह फर्स्ट के काल में देखा गया, यानी 1589 से 1612 एडी के दौरान। यहाँ के आर्किटेक्चर में प्योर हिंदू और मुगल शैली का ब्लेंड है। और डिफेंस के मामले में इस पहाड़ी ढलान के ठीक ऊपर किले की पीठ के पीछे जयगढ़ फोर्ट स्थित है, जो एक पृष्ठ रक्षक या रियर गार्ड के रूप में अंबर की हिफाजत करता है। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है इस पॉइंट पर। पूछे। हमने पिछले किलों में ब्लड बाथ्स देखे, सीजेस देखें। अंबर देखने में इतना लग्जूरियस और गॉर्जियस है, और यहाँ प्रैक्टिकली उस स्केल का कोई अटैक नहीं हुआ। तो क्या हमें इसे रियल मिलिट्री फोर्ट मानना चाहिए? आपको लगता है ये बस एक हाईली डेकोरेटेड रॉयल पैलेस था? ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। देखिए, एक किले पर अटैक ना होने का मतलब ये नहीं कि वो वीक है। तो फिर क्या रीजन था?
कछवाहा रूलर्स अपनी ब्रेवरी के लिए तो जाने ही जाते थे, पर उन्होंने मुगल्स के साथ ऐसी सॉलिड डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनाई थी कि उन्हें अपने ही किला पर युद्ध लड़ने की नौबत ही नहीं आई। डिप्लोमेसी वाज देयर प्राइमरी शील्ड मतलब। एग्जैक्टली जब आपका दुश्मन आपका सबसे बड़ा एलाय बन जाए तो आपकी दीवारें हमेशा खड़ी रहेंगी। इसी पॉलिटिकल सेफ्टी ने उन्हें ऐसी आलीशान आर्ट और आर्किटेक्चर डेवलप करने का मौका दिया। ये पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर करता है थिंग्स को। अगर इस किले की आर्किटेक्चर देखें तो एंट्री होती है मौथा लेक के किनारे दिलाराम बाग होते हुए जयपोल से। वहां से आप विशाल जलेब चौक में आते हैं। इस चौक के वेस्ट में चंदपोल और ईस्ट में सूरजपोल है। आगे महलों की तरफ जाने के लिए सिंह पोल से एंट्री होती है और एग्जैक्टली वहीं शिला माता का मंदिर है जिसमें महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति स्थापित है। स्टूडेंट्स, ये वही मूर्ति है जिसे राजा मानसिंह फर्स्ट बंगाल से लाए थे। महलों में सबसे पहले दीवाने आम आता है जो 40 संगमरमर के खंभों पर टिका है। और इसे मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था जिनका टाइम 1621 से 1667 एडी था। फिर आता है सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया अत्यंत सुंदर गणेश पोल, जिसके अंदर दीवाने खास और शीश महल है। इनमें कांच की जड़ाई का काम इतना फाइन है कि इसे मिर्जा राजा जयसिंह का मास्टर वर्क माना जाता है। इनके ऊपर यश मंदिर और सौभाग्य मंदिर नामक छतरियां और महल हैं और सबसे पुराना हिस्सा खुद मानसिंह के दौर के महल हैं। और सिर्फ महल ही नहीं, टेम्पल्स में भी यहाँ शीला देवी, अंबिकेश्वर महादेव और नरसिंह जी का मंदिर स्थित है जिसमें एक संगमरमर का हिंदोला यानी स्विंग है। सबसे स्पेशल है जगत शिरोमणि मंदिर। इसे राजा मानसिंह फर्स्ट की रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। इस मंदिर की स्पेशलिटी ये है कि इसमें भगवान कृष्ण की एग्जैक्ट वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में किया करती थी। क्या बात है। इन सबको देखकर ही क्रिश्चियन मिशनरी बिशप हीबर ने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और एलम्ब्रा के बारे में जो सुना है, एम्बर के महल उन सबसे भी बढ़कर हैं। एम्बर में तो डिप्लोमेसी ने किले को बचाया, लेकिन आज के आखिरी किले में जनता की सॉलिडारिटी ने। हम बात कर रहे हैं चूरू के किले की। इसे 18वीं सेंचुरी के शुरू में ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। बहुत स्ट्रॉन्ग पारकोटे और 9 बैस्टियंस यानी बुर्ज वाले इस किले का मेन दरवाजा वेस्ट डायरेक्शन में है, जो मोटी लोहे की सलाखों से बना है। किले की दीवारों में फायरिंग होल्स बने हुए हैं। अंदर मेहता मेघराज की दिवाली, एक प्राचीन कुआं और ठाकुर शिव सिंह द्वारा बनवाया गया भव्य गोपीनाथ मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गणेश कार्तिकेय, हनुमान जी एवं दुर्गा जी की मूर्तियां स्थापित हैं। लेकिन इस किले का नाम ग्लोबली जिस इवेंट ने अमर किया वो अगस्त 1814 की घटना थी। उस वक्त ठाकुर शिव सिंह यहाँ के रूलर थे और बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने अमरचंद सुराना को एक सेना देकर यहाँ अटैक करने भेजा। किले पर घेरा पड़ गया और दोनों तरफ से तोपें गरजने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि किले के अंदर एम्यूनिशन यानी गोला बारूद पूरी तरह से खत्म हो गया। दुश्मन गेट पर था और फायर करने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे मौके पर राजा अकेले क्या कर सकता था? लेकिन उस दिन चूरू की लोकल जनता और सेठ साहूकार सब आगे आए। उन्होंने लिटरली अपने घर की चांदी, अपने जेवर और सिक्के इकट्ठे किए और ठाकुर को सौंप दिए ताकि उनसे चांदी के गोले बनाए जा सकें। और जब टोप से पहला चांदी का गोला दुश्मन के कैंप में गिरा तो बीकानेर की सेना हैरान रह गई। और ये समझ आ गया कि जिस स्टेट के लोग अपनी आज़ादी के लिए अपनी पूरे लाइफ की सेविंग्स और अपना प्रेशियस मेटल गोलों की तरह उड़ा सकते हैं, उस आम जनता के सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई सेना नहीं हरा सकती। दुश्मन ने उनके इस इंडिपेंडेंट स्पिरिट का सम्मान करते हुए अपना घेरा वापस ले लिया। दिस इज द अल्टीमेट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ क्राउड फंडिंग फॉर डिफेंस। सो आप लोग जब अपने एग्जाम्स के लिए इन फैक्ट्स, नेम्स और डेट्स को रिवाइज करें तो बस इन्हें रोट लर्न मत कीजिए, उनके पीछे के मैकेनिक्स सोचिए। आज हम डिजिटल अटैक्स को रोकने के लिए टेक फायरवॉल्स बनाते हैं, वैसे ही पहले रिवर्स या माउंटेन्स पर पत्थर की दीवारें बनती थीं। लेकिन जैसा आंबर फोर्ट ने हमें सिखाया, द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस समटाइम्स इजंट अ वॉल एट ऑल, इट्स डिप्लोमेसी, इट्स मेकिंग द राइट एलाइज। और जैसा चूरू ने हमें सिखाया, जब सब फेल हो जाए तो सबसे बड़ी ढाल आपकी जनता की यूनिटी होती है। So take a moment today and ask yourself, what is your amber fort in life? What strategy is keeping you untouchable? इस बारे में डेफिनेटली सोचिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।